Hello aspirants. So today we are going to start the classes of modern Indian history. अभी तक हम लोगों ने एंशियंट देख लिया, मिडिवल देख लिया एंड आई होप सो कि दोज क्लासेस वर वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू गाइज. हमने बहुत ही डेप्थ में सारी चीजें देखी हैं एंड वी हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स. आपको किसी बुक के पास नहीं भागना है. आप एंशियंट और मिडाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करेंगे मेरे ही नोट्स को. And those notes are more than enough for any competitive exam, rather it be UPSC, CGPSC, कोई भी आपको फाइट करना है. We have completed all and everything, आप मान सकते हैं उसमें. ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे द बेसिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें हर साल प्रीलिम्स में आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेंस में भी बहुत बड़ा इसका हिस्सा है, वो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. हमारे सीजीपीएससी के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, उसमें आपका क्लियर है ये मेंस में कि क्या क्या हमको पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. आई वांट टू टेल यू कि देखिए, एक तो मैं नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा, बट साथ में आप लोगों को एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर. स्पेक्ट्रम की बुक आप लोग खरीद लीजिए, बिकॉज रीजन बीइंग कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत वास्ट है. तो हम लिखाने की तो पूरी कोशिश करेंगे, बट हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाएं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, नेम्स, फैक्ट्स, डेट्स बहुत होते हैं. तो आपको कहीं रेफरेंस लेना है तो यू कैन यूज द बुक ऑफ राजीव अहीर. बहुत अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रम नाम है उस बुक का. ठीक है, काफी मोटी सी बुक है. पहले हम जब पढ़ा करते थे तो बहुत पतली सी आती थी, ग्रीन कलर में, 150-200 पन्ने की. अब तो देख बोलते हैं लोग कि बहुत 700-800 पन्ने की हो रखी है, बट उसमें आपको सेलेक्टिवली ही पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को. हाउ वी हैव टू अप्रोच द हिस्ट्री. अब थोड़ा सा आउटलाइन समझते हैं. पहले समझते हैं हिस्ट्री है क्या. देखिए, आपको जैसे पता ना हो तो मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हुआ क्या है. तो देखिए, ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने की स्टोरी है. क्या है ये स्टोरी? ब्रिटिशर्स आए कैसे इस देश में, यूरोपियंस के आने का और यूरोपियंस के जाने का, ये पूरा स्टोरी हमको पढ़ना है और कुछ नहीं है. इसके बीच में पूरा टाइमलाइन है जो चीजें हम देखेंगे. तो लेट्स टेक एन टाइमलाइन, जो मैंने बोल रहा हूं अभी. ये अगर टाइमलाइन हम बना रहे हैं तो 1498, जिसको बोला जाता है वास्को ड गामा का आना, यही इसी को माना जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट. ठीक है, यहां पे यूरोपियन आना चालू हुए थे. और हम नेक्स्ट एक पॉइंट लेंगे, वो होगा आपका एक जबरदस्त रिवॉल्ट देखने को मिलेगा हमको, और वो होगा, चलिए ये हो गया पॉइंट, ये होगा आपका 1857. यहां हमको काफी जबरदस्त एक सिपॉय म्यूटिनी देखने को मिलेगी. तो ये एक फर्स्ट फेज में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. सेकेंड फेज हम देखेंगे, ये एक्चुअल तो स्टोरी है 1498 से लेके 1947, 15 अगस्त 1947 तक की स्टोरी है ये पूरी. ठीक है, फ्रॉम 1498 टू 1947. नाउ वी विल डिवाइड इट इनटू टू हिस्सा. रीजन बीइंग कि ये फर्स्ट पार्ट है ए, ये पार्ट है बी आपका. ठीक है, हम ऐसा डिवाइड करके मान के चलते हैं. ये स्टोरी आपकी है यूरोपियंस के आने की, यूरोपियंस के आने की, और इसी पे सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है 1608 ब्रिटिशर्स के आने की, ब्रिटिशर्स अराइवल. ठीक है, ये स्टोरी हम लोग जो फर्स्ट फेज में पढ़ेंगे, जो मैं ऐसा बनाया हूं, ये फेज में हम देखेंगे यूरोपियन आते कैसे हैं. अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स देखना है इसमें पूरा हमको. क्या? अराइवल ऑफ ब्रिटिशर. ठीक, और सेकेंड फेज हमारा जो होगा वो क्या होगा? ये होगा डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स गए कैसे, ये आपकी स्टोरी है. डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर. ब्रॉडर वे में देखेंगे क्या है, ब्रिटिशर आए और ब्रिटिशर्स गए, बीच में पढ़ते क्या है हम, कैसे आए, क्यों आए, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ. तो इसी में हम लोग फर्स्ट फेज को और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट फेज के बारे में कुछ चीजें. तो लेट्स डिवाइड, जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड कप. तो उसमें आपको पता होगा क्या होता है, एक पूल ए होता है. ठीक है, पूल ए बनाया जाता है, फिर क्या बनाया जाता है, पूल बी बनाया जाता है. लेट्स से कि पूल ए में कुछ टीम्स हैं, टीम बी ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, एक वर्ल्ड कप ही करा देते हैं. यहाँ इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश. ठीक है, चलो ले लिए 4. पूल बी में रख लेते हैं हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज. ठीक है, तो ये 4 टीम हो गए. अब आपको पता होगा कैसे मैच होता है. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से, श्रीलंका बांग्लादेश से, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से,
श्रीलंका इंग्लैंड से, और यहाँ पे एक विनर हमको देखने को मिलेगा। लेट्स से कि विनर यहाँ पे कोई भी एक आ जाता है। अब वैसे इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा, पाकिस्तान से खेलेगा, टीआरपी जबरदस्त मिलती है उससे। तो इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से, इंडिया साउथ अफ्रीका से, इंडिया वेस्ट इंडीज से, ऐसे ही सब खेलेंगे। यहाँ भी हमको एक टीम मिल जाती है जीती हुई। तो ये दो टीम जब मिलती है, दोनों टीम लड़ती है, और आखिरी में एक यहाँ हमको क्या मिलता है, विनर। क्या मिलेगा, विनर। और हम चाहते हैं हमेशा कि यहाँ इंडिया विनर हो, तो इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप मान के चलो, ठीक है। यही हुआ है, इसी को अब हम लोग रेप्लिकेट कर लेते हैं। इसी को अब हम लोग ऊपर रेप्लिकेट करेंगे। कहाँ गया हमारा ये, हाँ चलिए अब देखते हैं। चलो इसमें टीम ए और टीम बी कौन थी। फर्स्ट फेज में टीम ए को देखते हैं हम लोग कौन कौन थे। टीम ए, टीम ए हम लोग यूरोपियन पावर्स को मानेंगे, ठीक है। इसमें यूरोपियन पावर, और टीम बी रहेगी एक, वो रहेगी आपकी नेटिव स्टेट्स। अभी मैं समझा रहा हूं आप लोग को कि पूरा मेरा ये मानना है कि एक स्टोरी समझा दो, फिर स्टार्ट करेंगे धीरे से हम लोग। एक पता तो हो क्या है, कई लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, अभी पहली बार जो हिस्ट्री देख रहे होंगे आप लोग। ये सबको पता होगा स्टोरी में जीता कौन था इसमें, ठीक है। इसमें तो जीता तो ब्रिटिशर ही था स्टार्टिंग में, और फिर सेकेंड पार्ट में इंडिया। तो बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोरी में स्पॉइलर बहुत ज्यादा है। ये तो सबको पता है बचपन से कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रूल किया, बट हम स्टोरी को डेवलप करते हैं थोड़ा सा। लेट्स कीप इट। अभी ये सोचना है कि हमको नहीं पता है ब्रिटिशर्स जीते थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा। सीजन 1 है मान के चलिए ये। जैसे आप देखते हैं ना सीरीज देखते हैं अमेजोन में, हॉटस्टार में, नेटफ्लिक्स में, क्या देखते हैं आप लोग, पंचायत देख रहे हैं, कोई मिर्जापुर देख रहे हैं, इतने सारे सीजन आ रखे हैं दुनिया में। तो वैसे ही सीजन 1 है ये, और इस सीजन 1 का नाम भी दे देते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे, हम होंगे कामयाब। चलिए ये सीजन 1 है, इसका नाम है हम होंगे कामयाब। सीजन 1 हम होंगे कामयाब, ठीक। ये हमने दिया नाम और कुछ नहीं है, ठीक है। हम होंगे कामयाब। अब देख रहे हैं हम लोग टीम ए और टीम बी की बात कर रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम में। यूरोपियन पावर जब आए टीम ए में, तो टीम ए में कौन कौन था यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं टीम ए में पोर्टुगीज। सेकेंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे डच। डच वही है जिसको हॉलैंड बोलते थे पहले, हॉलैंड क्रिकेट टीम हुआ करती थी, और अब नीदरलैंड बोला करते हैं हम लोग इसको। दोज पीपल आर कॉल्ड एज डच। देन वी विल सी द कमेंसमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1608, ब्रिटिश। फिर आते हैं डेनीज, और सबसे आखिरी में आते हैं फ्रेंच, जो निकल जाएंगे सबसे पहले। फ्रेंच आते भी सबसे पहले हैं, फ्रेंच जाते भी सबसे पहले हैं। ये हो गया टीम ए। अब इसी में टीम बी बना लेते हैं हम लोग। कौन कौन टीम बी में रहेगा भाई। तो टीम बी में बहुत सारे क्रिकेटर थे, बहुत सारे प्लेयर थे। बंगाल था, मैसूर थे, देयर वर पीपल ऑफ मराठा, सिख, अवध, राजपूत, जाट्स, हैदराबाद, रोहिलाज, कार्नेटिक, ये सारे टीम बी में। अब जैसे मैंने क्रिकेट में बताया, ये इससे खेला, ये इससे लड़ा, ये इससे लड़ा, ब्रिटिशर डेनिस से लड़े, एक दूसरे से लड़ते रहे इन लोग। और वैसे ही बंगाल मैसूर से लड़ रहा है, मैसूर मराठा से, मराठा सिख से, मराठा अवध से, मराठा राजपूत से, मराठा बंगाल से, रोहिला कार्नेटिक से, कार्नेटिक मराठा से, हैदराबाद मराठा से, हैदराबाद कार्नेटिक से। तो ऐसी लड़ाई वड़ाई होती रही। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है जैसे वहां जीत के मिले थे 2 प्लेयर, वैसे ही हमको यहाँ टीम ए में, जो हमने क्या बोला इस पूरे सीरीज का नाम, तो इस सीरीज का नाम है हम होंगे कामयाब। तो सीजन 1 जो है यहां तक का, इसमें हम होंगे कामयाब चल रहा है। सबको लग रहा है हम जीत जाएंगे, कोई हार वार नहीं मान रहा है। सबको लग रहा है कि हम ही हैं, हम ही हम हैं। मराठाओं को लग रहा है कि हम ही हम है, पूरा देश हमारा। कार्नेटिक को लग रहा है डेक्कन हमारा, पूरा देश हमारा हो जाएगा। सिख लोगों को लग रहा है कि अवध से लेके अटक से कटक तक हम उठा लेंगे। ब्रिटिशर्स को लग रहा है हम राजा, नीदर को लग रहा है हम राजा, डच को लग रहा है हम ही हम है, और फ्रेंच को तो लग ही रहा है, फ्रेंच तो आते ही आखिर में जाते पहले हैं। तो यहाँ टीम ए में स्पॉइलर है, आपको ही पता है कौन जीता होगा, स्टोरी पूरी इसी के आगे बढ़ेगी। तो ब्रिटिशर जीत जाते हैं। और यहाँ टीम बी में 4 प्लेयर जीत के आते हैं, बचते हैं। बहुत सारे प्लेयर थे तो 4 प्लेयर निकलते हैं यहाँ से जीत के, और वो टीम बी के प्लेयर होते हैं आपके बंगाल, मैसूर, मराठा,
एंड सिख। तो इनके बारे में हम लोग को बहुत डीप में जाना होगा फिर पढ़ते हुए, क्योंकि ये चारों की लड़ाई आप देखेंगे, ब्रिटिश, मैसूर, कर्नाटक, ये सारे चीजों का। तो ये हो गया आपकी टीम ए और टीम बी। तो वेब सीरीज का नाम बना हमारे हम होंगे कामयाब। अब हम जाएंगे सीजन 2 में। सीजन 2 मतलब सीजन 2 हमारा कहाँ हो गया, 1857 से 1947। ये टाइम आ जाता है सीजन 2 का, और सीजन 2 का नाम आप सोच सकते हैं क्या होगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा कौन से पिक्चर में बोलता है ये, वासेपुर देखा है आप लोगों ने, उसी में बोलता है ना तुमसे ना हो पाएगा बेटा। बस यही होता है क्या, यहाँ पे होता है ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, और ये 1857 का टाइम आता है। इस 1857 के टाइम में एक बहुत जबरदस्त सिपाही म्यूटिनी होती है, जिसमें हमको देखने को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और काफी अच्छे अच्छी चीजें, बेगम हजरत महल, नाना टोपे कानपुर से, उन सब लोगों ने यहाँ रिवॉल्ट करते हैं, और रिवॉल्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत साख गीली खत्म हो जाती है, और ये लड़ाई होती है इनकी नेटिव स्टेट्स के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लड़ाई में ना ये हार गए, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई हारा कोई जीता, इनका जो पावर था वो थोड़ा कम हुआ, और नेटिव स्टेट्स लोगों को, कॉमन पीपल को लगने लगा कि नहीं यार अब इनसे भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हो पा रहा है, ये किसको लगा, ये लगा आपके ब्रिटिश क्राउन को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अब आता है एंट्री इस स्टोरी में ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है। और यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, मतलब जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ब्रिटिश की इंग्लैंड में चल रही थी ब्रिटिशर्स की, वो अब इनको क्या बोलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी तुमसे ना हो पा रहा बेटा, हम आ रहे हैं, हम आपको रूल करना सिखाएंगे, हमारे अंडर रूल करो आप लोग, ठीक है। वैसे ही नेटिव स्टेट जो हमारे राजा हुआ करते थे, उनसे भी क्या बोला कॉमन पीपल ने, नहीं नहीं तुमसे भी ना हो पा रहा है, तुम भी नहीं कर पा रहे हो हमारे लिए कुछ अच्छा, आप बैठिए राजघराने में, हम आएंगे अब लड़ेंगे। और इसके बाद आपको स्टोरी दिखने लगती है, जो होता है हमारा नेशनल मूवमेंट। क्या होता है हमारा नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यही आपको सब दिखेंगे, तिलक जी, राजा राम मोहन रॉय दिख जाएंगे आपको, दादा भाई नारोजी दिख जाएंगे आपको, यहाँ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद और क्या दिखेगा आपको, एनी बेसेंट देखते हैं हम, तिलक देखते हैं, लाल बाल पाल की जोड़ी देखेंगे हम। तो ये वही टाइम है नेशनल मूवमेंट में, हाँ, कॉमन मैन जब आने लगता है ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, और यही है हमारा नेशनल मूवमेंट, व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो ये हो गया आपका पूरा स्टोरी जो हम देखेंगे, इसी के अंदर पूरी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नाउ वी विल स्टार्ट इन अ मिनट, ठीक है। एक सेकंड पानी वानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होगा लेटर मुगल के टाइम पे, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर से एरिया से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कौन, हमारा CGPSC, बट ये स्टोरी लाइन हम लोगों को बनानी पड़ेगी। देखिए होता क्या है ना, मैं क्यों पहले उनको पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपको मैं बताता हूँ, टाइम लाइन पहले समझा देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि 1498 में एंट्री होगी किनकी, यूरोपियंस की। इसके बाद ये जाएंगे 1947 को, ठीक है। इसी बीच में एक टाइम आता है जो आपका होता है 1707 से लेके 1862 तक का टाइम। ये टाइम को हम बोलते हैं लेटर मुगल पीरियड। इसमें हम लोग देखते हैं आखिर के जो मुगल होते हैं, एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट। जो 4 स्टेट्स हमने देखे ना, उन सब स्टेट्स का क्या राइज होता है, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं। तो इसको, अब मेरा ये मानना है कि ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट किए, फिर ये ब्रेक हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले ये स्टोरी को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। इसको बोला जाएगा इंडिया इन 18th सेंचुरी, ठीक है, इंडिया इन 18th सेंचुरी। रीजन बीइंग कि ये खत्म हो जाएगा ना तो फिर आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, सिर्फ ब्रिटिशर ही ब्रिटिशर रहेंगे और ये सब स्टोरी में आते रहेंगे। तो ये पहले लेटर मुगल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और खत्म कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा देखोगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें। देखेंगे अगली क्लास में कहीं नोट्स लिखाना होगा इसका तो लिखा दूंगा मैं, वरना इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा, या फिर आप स्पेक्ट्रम से ही पढ़ सकते हैं। दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टोरी पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा था। सारे हमको कैरेक्टर्स को यहाँ लाना है एक्चुअल में, ठीक है। और इसको शॉर्ट में जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते भी जा सकते हैं, इसको जितना यूजफुल है उतना हम लिखते भी जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट इन अ स्मार्ट वे, कि स्मार्ट स्टडी करते हुए हमको खत्म करनी है चीजें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता होगा हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4, एक पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया इनका, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, इतना। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइड रहेगा आपका 2 हिस्से में, लेटर मुगल्स में और आपका राइज ऑफ
राइज ऑफ रीजनल स्टेट में, ठीक है, रीजनल स्टेट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेटर मुगल्स को। तो आप लोगों को इंडिया में पता है कि इंडिया में पहले छह माइटी मुगल हुआ करते थे, जो हमने पढ़ रखा है। कौन कौन थे वो 6 माइटी मुगल? तो वो थे आपका बाबर, ठीक है, सेकेंड वॉज द हुमायूं, फिर हमने देखा था अकबर, अजीमो शान शहनशाह अकबर, देन जहांगीर, पूरे जहां का राजा जो है जहांगीर, फिर शाहजहां, पूरे जहां का जो शाह है वो शाहजहां, और आखिर में देखा था हमने औरंगजेब। और इनके टाइम पे काफ़ी दिक्कतें चालू हुई थी एज पर द रीजनल डायनेस्टीज, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे ये, और ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी की वजह से, इनके ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ जो 3 स्टेट हुआ करते थे उनमें काफ़ी एनिमोसिटी डेवलप होने लगी, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा डेवलप होने लगा। वो 3 स्टेट कौन से थे? तो मराठा, सिख एंड राजपूत। अब इन 3 लोग काफी रिवॉल्ट करने लगे, इन लोग काफी नाराज हो गए, किससे? आपके औरंगजेब से। इसी के साथ इनका एक और पॉलिसी मैंने बताया था आपको, डेक्कन की पॉलिसी आई। इनको लगा अब तो मैं डेक्कन को भी पूरा जीत लूंगा, तो इसमें यहाँ पे आपके मराठास से इनकी लड़ाई होती रही, ठीक है, बीजापुर से लड़ाई होती रही, हमने आखिर में देखा था ना, मराठास और बीजापुर सबको भेज रहे हैं यहाँ वहां लड़ रहे हैं, और गोलकोंडा, तो इन जगहों पे इनकी लड़ाई होती रही। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला पहली बार एक अटैक वाला फील आने लगा, एक डिसइंटीग्रेशन वाला फील आने लगा अगेंस्ट द मुगल एम्परर। इसके बाद होता क्या है, औरंगजेब मर जाते हैं, और औरंगजेब के मरने के बाद इनके 3 बेटे होते हैं। देखिए जैसे हिंदू राजा हुआ करते थे उसमें क्या होता था, जनरली बेटा ही, जो बड़ा बेटा है वही राजा बनता था, बट हमने औरंगजेब के पहले के आसपास देखा टाइम को कि उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया। यहाँ पे अब वो बड़ा बेटा वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, तो फिर यहाँ चालू हुआ एक वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या चालू हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन। और ये वॉर ऑफ सक्सेशन, इनके 3 बेटे होते हैं, 3 सन होते हैं इनके, और वो जब ये खत्म होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में एक जो बेटा होता है उनका, वो आपका अफगान के इलाके में रहता है, काबुल में रहता है, और काबुल में जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है मुअज्जम। क्या नाम रहता है? मुअज्जम। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपका दूसरा जो इनका बेटा होता है, अरे काबुल का, जस्ट अ सेकेंड, काबुल में गुजरात में बना दिया हूं, ये हो गया आपका मैप। काबुल में उनका बेटा रहता है, काबुल में मुअज्जम, ठीक है। उसी टाइम पे आपका जो गुजरात का इलाका होता है, काठियावाड़ का इलाका होता है, उस इलाके में इनका बेटा होता है आजम शाह। कौन होता है? आजम शाह। और इसी टाइम में इनका एक बेटा होता है डेक्कन के इलाके में, डेक्कन के इलाके में रहता है, उसका नाम होता है काम बख्श। बख्श दो मेरे को, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 इनके बेटे के बारे में बात। अब यहाँ वॉर ऑफ सक्सेशन चालू होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन चालू होता है, और हमको देखने को मिलता है जो मुअज्जम है वो अपने दोनों ही भाइयों को मार देता है। क्या कर देता है? अपने दोनों ही भाइयों को मार देता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी आती है मुअज्जम पे। कौन आता है? मुअज्जम। और मुअज्जम बनने लगते हैं अब कौन? राजा। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुअज्जम, अदीम शान शहंशाह मुअज्जम, कैसा लग रहा है? राजाओं का राजा, राजाधिराज मुअज्जम, नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे को भी पता है। तो इनका नाम चेंज कर दिया जाता है, और यही नाम ले लेते हैं, ये नया नाम, और उस नया नाम का नाम होता है आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह वन। अब अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा यार, XYZ कंपनी के किंग, XYZ कंपनी के ओनर है चिंटू, नहीं अच्छा नहीं लगता है ना। XYZ कंपनी के ओनर है संजय सिंघानिया, तो वो फील आता है, एक हैवीनेस, नाम सुन के डर रहे हैं लोग। तो बहादुर शाह उन्होंने नाम रख लिया मुअज्जम से चेंज करके, और बहादुर शाह की आगे स्टोरी बढ़ती है। बहादुर शाह को उस पर्टिकुलर टाइम में जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्होंने बोला है शाह ए बेखबर। क्या बोला है उनको? शाह ए बेखबर। इनको कोई खबर अबर नहीं हुआ करती थी अपने क्या चल रहा है, किसमें, अपने राजघराने में क्या चल रहा है। इनको बहुत मन भी नहीं था राजा बनने का, ठीक है, नहीं इनको मन था राजा बनने का, बट इनका ऐसा राज करने का कोई बहुत मन नहीं था, ठीक है। राजा वाजा बन गए हैं, अब चिल है, राज लाल किला मिल रखा है, क्योंकि ये 63 ईयर्स की एज थी उनकी। ही वॉज 63 ईयर्स ओल्ड जब वो राजा बनते हैं। इनका बहुत ही अजीब टाइप के कैरेक्टर थे। ये जो अभी तक हमने देखा मुगलों में एक राजा वाला फीलिंग था, वैसा नहीं, ये सबको खुश करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सबको खुश करना चाहते थे ये। तो इसमें इन्होंने सबको खुश करने के लिए क्या किया? मराठास को खुश करने की कोशिश करने लगे,
राजपूत को खुश करने की कोशिश करने लगे, जाट को खुश करने की कोशिश करने लगे। और इसी पर्टिकुलर टाइम में हमको चार धड़ दिखते हैं, चार धड़ दिखते हैं किसके, चार मुस्लिम के अलग अलग सेक्ट्स बन जाते हैं इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, चार कैरेक्टर डाल रहा हूं मैं स्टोरी में, चार कैरेक्टर अपने दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये चार कैरेक्टर काम आएंगे बार बार अभी फिलहाल इस स्टोरी में। तो लिखिएगा ईरानी, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते भी जाना, नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ईरानी, इसके हेड होते हैं जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां, ठीक है। सेकंड वाज तोरानीज, एंड तो ये चार क्या है, चार हिस्से हैं मुसलमान के, कि तो ईरानी मुसलमान, तोरानी मुसलमान। तो ये नया हमको देखने को मिलता है औरंगजेब के बाद, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी उनके टाइम पे काफी बढ़ती है। ईरानी जो सेक्ट होते हैं उनके राजा, उनके हेड होते हैं, राजा नहीं हेड होते हैं, आप मान कर सकते हैं, लीडर होते हैं जुल्फिकार खां, अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ईरानीज। इसके बाद एक आपका आता है सेक्ट जो है तोरानी, और उसके लीडर होते हैं निजाम उल मुल्क। एंड द नेक्स्ट इज अफगान्स, अफगान मुस्लिम्स। अफगान के होते हैं, नाम नहीं पता, इंपॉर्टेंट नोबल्स होते हैं कुछ, तो यहां लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोबल्स, वी डोंट नो द नेम, हु वाज द लीडर। देन कम्स द हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो ग्रुप होता है इसके होते हैं सैयद, SAYYID, सैयद ब्रदर्स। ये दो भाइयों की जोड़ी होती है, वेरी टॉक्सिक, वेरी डेंजरस, वेरी कनिंग। और ये भाइयों का नाम होता है आपके, एक बड़ा भाई होता है इनका अब्दुल खां, और छोटा भाई होता है हुसैन अली खां। और ये दोनों अपने नाम के आगे लगाया करते थे सैयद, सैयद अब्दुल खां, सैयद हुसैन अली खां, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये लोग जो हैं इस पर्टिकुलर टाइम में शाह बेखबर के बारे में हमने बात कर ली, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट राजा बनते हैं जहांदर, जहांदर शाह। अब ये क्या हुआ था, जो ये ईरानीज, ये हिंदुस्तानीज जो थे ना, सॉरी ईरानीज, ये जो ईरानीज थे जुल्फिकार खां, वो जुल्फिकार खां जैसे ही आपके खत्म होते हैं बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, उसके बाद ये क्या है, जुल्फिकार खां के हेल्प से, मतलब ईरानी ग्रुप के हेल्प से कौन बनता है नेक्स्ट राजा, जहांदर शाह, ठीक है। तो कौन इनको बैठाता है सीट पे, तो ईरानी जो होते हैं आपके, ईरानी, जुल्फिकार खान का बहुत बड़ा हाथ होता है आपका, जुल्फिकार खां का बहुत बड़ा हाथ होता है इस पर्टिकुलर राजा को द किंग ऑफ द मुगल किंग बनाने में, ठीक है। इन्हीं के पर्टिकुलर टाइम में, मतलब जहांदर शाह रूलर तो हुआ करते थे, बट जुल्फिकार खान ही पूरा रूल कर रहे थे, आप मान के चल सकते हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू फार्मिंग ये स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू फार्मिंग। रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है, रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है, इसको बोलते थे इजारा सिस्टम, इजारा सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ, ये जुल्फिकार खां जो है ये क्या करते हैं, एक नया सिस्टम चालू करते हैं। इसमें जो जमीन का हिस्सा होता है उसकी बोली लगाई करते थे, बोली की कितने कितने रुपए में कौन लेगा इस जमीन को क्या करने के लिए, रेवेन्यू फार्मिंग करने के लिए। मतलब एक जमीन का कोई टुकड़ा है 10 एकड़ का, उसमें 101 रुपया, 102 रुपया, 103 रुपया सोल्ड, ऐसे 100 रुपया कोई डील लगाया, अगर नहीं हो रहा है तो 102, 103 और 100 रुपए में सोल्ड, वैसे ही ऐसे बिडिंग होती थी, उसी को बोलते थे हम इजारा सिस्टम, ठीक है। इन्होंने ही स्टार्ट किया। और इनके टाइम पे एक और अच्छा चीज हुआ जो है जजिया सिस्टम, जजिया। जजिया क्या हुआ करता था, जजिया वाज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम किसी आदमी को अपने पूजा पाठ, अपने धर्म को फॉलो करना है तो ये जजिया सिस्टम फॉलो करना होता था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ बड़े जो कास्ट थे, ब्राह्मण्स और बड़े कास्ट थे, उसमें इन्होंने क्या किया था, जजिया सिस्टम को हटा दिया था, ठीक है। इसके बाद इनको लगता है जहांदर शाह जो है, जहांदर शाह जो है वो अच्छे रूलर हैं और रूल कर रहे हैं जुल्फिकार के साथ। बट इन्हीं चीजों में जब जो चार ग्रुप थे उनमें एक ग्रुप होता है आपका हिंदुस्तानी ग्रुप। और हिंदुस्तानी ग्रुप में मैंने क्या बताया आपको, उसके हेड होते हैं, उसके लीडर होते हैं सैयद ब्रदर्स, द नोटोरियस सैयद ब्रदर्स। अब ये सैयद ब्रदर्स को नहीं समझ आ रहा है इतना पावर जुल्फिकार के पास कैसे, ईरानी ग्रुप हम हिंदुस्तानी ग्रुप से ऊपर कैसे चल रहा है। तो दे कंस्पायर्ड विद द भतीजा ऑफ जहांदर शाह। तो जहांदर शाह का उस टाइम भतीजा होता है फारूक शियार, फारूक शियार। इस फारूक शियार के साथ, ये भतीजा है कौन, जहांदर शाह का, और इनके साथ ये कंस्पायर करते हैं, कंस्पायर करते हैं। ये कौन कंस्पायर करते हैं, तो सैयद ब्रदर्स, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स होते हैं वो इसके साथ सैयद ब्रदर्स दोनों कंस्पायर करते हैं और बोलते हैं हम आपको राजा बनाएंगे, क्या आप हमारा साथ देंगे। तो यहां पे बात होती है सैयद ब्रदर्स और फारूक सियार के बीच महल के बाहर कि अब टाइम आ गया है जहांदर शाह को किया जाए टाटा बाय बाय। वैसे भी वो दिन भर कोको कोला पिया करते थे, तो जहांदर शाह को उतना कुछ
पता होता तो होता नहीं था, चला रहे थे जुल्फिकार खान, तो उन लोग को बड़ी गुस्सा आ रहा था कि यार राजा है जहांदर शाह, कोको कोला पी रहा है दिन और रात और बढ़िया सो रहा है, ठीक नहीं है ये चीज। तो फारूक शियार फिर कंस्पायर करते हैं किसके साथ, फारूक शियार सैयद ब्रदर्स के साथ, और बोलते हैं चलिए आपके चाचा को अब निपटा देते हैं, चचा इज गॉन, चचा इज गॉन। और इसके बाद होता है आपका बैटल ऑफ आगरा, बहुत जबरदस्त बैटल होता है बैटल ऑफ आगरा, और इसमें आपको देखने को मिलता है कि जहांदर शाह हार जाते हैं। अब जब जहांदर शाह हारेंगे तो आपको कौन लगता है कि कौन राजा बनेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। भाई लॉजिक यही है ना, फारूक सियार उसका भतीजा है तो वही राजा बनेगा, इसमें इतना सोचना क्या था? ठीक है, तो फारूक सियार बनते हैं राजा, और यहां राजा बनने के बाद फारूक सियार का बहुत ही खतरनाक आदमी, उन्होंने एक बहुत खराब स्टेप लिया जो पूरे मुगल हिस्ट्री में हमको देखने को नहीं मिला। और वो क्या था कि पहले तो उन्होंने जुल्फिकार खां जो आपके ईरानी ग्रुप के हेड थे, जो जहांदर शाह जिनके थ्रू रूल किया करते थे, उनका हेड जो गला है वो कटवा देते हैं इस बैटल ऑफ आगरा में जीतने के बाद। यहां तक तो ठीक था, इतना तो चलता था मुगल एम्परर में कि छोटे मोटे वजीर का इसका उसका गला वाला खत्म है। बट इनका गलत स्टेप यहां पे ये होता है कि ये जो जहांदर शाह होते हैं उनको पहले क्या करते हैं, जेल करते हैं, और जेल से निकाल के उनका गला काटा जाता है। यहां तक तो खराब था ही था, फिर वो 3 हाथी के ऊपर दिल्ली आते हैं, एक पे बोला जाता है कि फारूक शियार बैठे हुए थे, एक पे जहांदर शाह का हेड पड़ा हुआ था और एक पे जहांदर शाह की बॉडी पड़ी हुई थी। तो दिस वॉज अ वेरी खतरनाक स्टेप विच शोड दैट कि ये बहुत मतलब एक अजीब था, मुगल राजा को मार के ऐसा लाया गया, और ये कितने कनिंग थे आपको देखने को मिल रहा है, वो भतीजे हुआ करते थे फारूक शियार उनके। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि फारूक शियार 3 हाथियों में किसको लेके आ रहे हैं, अपने आप को जहांदर, ये दिखाने के लिए कि आई एम द न्यू किंग, आई एम द राजा ऑफ यू, द मुगल एम्परर फारूक शियार। और इसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, तो इन्होंने भी जजिया जो टैक्स था उसको सबके लिए कम कर दिया, मतलब अभी तक कुछ मुस्लिम राजपूत पे था नहीं था, तो अब इन्होंने जजिया जो है आम पब्लिक के ऊपर भी हटाने की कोशिश की इस पर्टिकुलर टाइम में। और तो और इन्होंने पिलिग्रिमेज टैक्स को भी हटाने की कोशिश की, पिलिग्रिमेज टैक्स को भी हटाने की कोशिश की। इसके बाद फारूक सियार का सबसे खतरनाक जो काम था ना, फारूक सियार यहां लिख लीजिएगा पूरा, 1717 के टाइम में हमको जानना है। इस पर्टिकुलर टाइम में बोला, ऐसा स्टोरी है कि इन्होंने एक फरमान दिया था, गोल्डन फरमान दिया था, किसको, ब्रिटिशर्स को, 3000 रुपया दीजिए हमको और पूरे इंडिया में आपको जहां भी ट्रेड करना है आप कर सकते हैं। तो ऐसा दो स्टोरी है इसके बिहाइंड। एक बोला जाता है उनके जो थाई है उसमें ग्राउन हो जाता है, मतलब फोड़ा टाइप का हो जाता है कुछ, और वो काफी टाइम से ठीक नहीं हो रहा था, तो इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास कोई सर्जन था, वो सर्जरी करता है, ये खुश हो जाते हैं और उसके बदले इनको 3000 रुपए के एवज में भारत के पूरे जगह पे इनको ट्रेड करने का राइट दे देते हैं। ये फारूक शियार का गोल्डन फरमान हुआ करता था, स्टोरी ऐसी कहती है। बट कुछ और हिस्टोरियंस ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, इनको उस पर्टिकुलर टाइम में राजपूत मराठास बहुत टसल कर रहे थे मुगल के साथ, तो इनको ये दिखाना कि आई एम द मुगल किंग, आई एम द किंग ऑफ इंडिया, और मैं जहां चाहूं तुम्हारे भी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, ब्रिटिशर्स को किसी को भी पावर दे सकता हूं। तो ये 2 रीजंस है कि गोल्डन फरमान आता है। इसके बाद यहां एक कंस्पिरेसी होती है। क्या कॉन्स्पिरेसी होती है कि अब डर लगने लगता है सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट फारूक शियार को। अब फारूक शियार को यह लगता है कि भाई ये जो सैयद ब्रदर्स हैं जिन्होंने मेरे चाचा को मेरे साथ मिलके मारा है, कुछ ऐसे टसल होने लगते हैं और उनको लगता है कि सैयद ब्रदर्स अब फारूक शियार को मार सकते हैं। तो यहां पे ये कंस्पिरेसी करते हैं सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कि ऐसा मारने वारने के लिए सैयद ब्रदर्स को, और यहीं पे सैयद ब्रदर्स को चल जाता है पता। क्या चल जाता है पता? कि हमारा ही बैठाया हुआ पपेट जो फारूक शियार है वो हमारे ही खिलाफ एक कंस्पिरेसी कर रहा है कि ही विल किल अस। तो हियर कम्स द सैयद ब्रदर्स, द नोटोरियस ब्रदर्स, द सैयद ब्रदर्स। और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गए और उन्होंने बोला, पेशवा बाजीराव जो उस टाइम हुआ करते थे, द फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं हम आपको सरदेश मुखी और काफी सारी चीजें, एक रियायत देंगे, आपके इलाके में आप काम कर पाएंगे अच्छे से, उन सब चीजों के साथ साथ सब चीजें आपको दी जाएंगी। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, फारूक शियार के पहले जो किंग हुआ करते थे जहांदर शाह, जब फारूक शियार ने जहांदर शाह को मारा, उसके बाद जहांदर शाह के एक बेटे हुआ करते थे, उस बेटे को नहीं मारा गया था।
ठीक है, स्टोरी में वापस आएगा ये बेटा, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी फारूखशियार मरने वाला है। तो उनका बेटा अभी जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, ही इज लॉक्ड इनसाइड द जेल। वो बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहेगा, अभी जेल में रहने दो उसको, अभी छोड़ दो उसको, जहांगीर शाह के बेटे को। फारूखशियार जो सैयद ब्रदर्स थे हमारे, उनको पता चल जाता है कि अब ये मारने की कोशिश कर रहा है हमको, तो वो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ के साथ और उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और फारूखशियार को मार दिया जाता है। और बहुत ही ब्रूटल, कर्मा हिट्स योर, मतलब लोगों को चलो बोलना कर्मा इज अ तो कर्मा इज वाई हिट्स, क्योंकि फारूखशियार को सैयद ब्रदर्स ने पहले आंख निकाला और आंख निकाल के उनका गला काट के उनको लाल किले के बाहर घसीट के लाया गया था। तो ये था फारूखशियार का अंत। इसके बाद दो बहुत वीक राजा आते हैं और वो राजा होते हैं, एक हमको पता होना चाहिए, रफी-उद-दौला, रफी-उद-दराजत पहले आएंगे, रफी-उद-दराजत। रफी-उद-दराजत 1719 फारूखशियार के बाद बनते हैं कौन, राजा, और इनको बनाते हैं सैयद ब्रदर्स राजा। अब इस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता ये होना चाहिए कि ही वॉज अ वेरी 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 गजब के आदमी थे। दिन भर कोको कोला पिया करते थे, तो कोको कोला पीते पीते इनका क्या हो जाता है, लीवर खराब, और लीवर खराब होने के कारण वो तुरंत ही मर जाते हैं राजा बनने के बाद। तो इनका सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए कोई मुगल राजा बनता है तो वो होते हैं रफी-उद-दराजत, ठीक है। सेकेंड राजा होते हैं आपके रफी-उद-दौला, इनके जस्ट बाद आते हैं, और ये भी बहुत 3-4 महीने के लिए रहते हैं। और ये भी जैसे रफी रफी नाम में है तो ये भी रफी ही रहते हैं। ये तो कोको कोला ही बस पिया करते थे, ये कोको कोला और अफीम दोनों खा लिया करते थे, ठीक है। कोको कोला भी पी दे रहे हैं दिन और रात, और अफीम भी खा दे रहे हैं। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये भी अब 3 से 4 महीने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपना टाइटल ले लिया था शाहजहां टू का, शाहजहां टू का भी टाइटल था इनका। तो ये मर जाते हैं कौन, रफी-उद-दौला, कोको कोला अफीम के नशे में। और इसके बाद भारी टेंशन सैयद ब्रदर्स के दिमाग में। क्या हुआ, सैयद ब्रदर्स भारी टेंशन में आ गए कि भैया हो क्या रहा है, राजा तो बन नहीं पा रहा है, रूल कैसे करेंगे हम। तो ये अपना लैपटॉप निकालते हैं, फट ले लिंक्डइन खोलते हैं और बोलते हैं अ जॉब वैकेंसी हियर इन दिल्ली, मुगल एम्परर नीडेड। बहुत टेंशन, बहुत तेज टेंशन है अभी सैयद ब्रदर्स को। और ये जैसे ही ऐसा लिखते हैं तो इसके बाद जॉब वैकेंसी में क्या लिखना होता है, रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट भी लिखा कि मरना नहीं चाहिए। यार अब 2 महीने में एक मर रहा है, 1 महीने में 2 महीने में एक मर रहा है, तो मरना नहीं चाहिए। तो अब जब सैयद ब्रदर ने ये जॉब रिक्वायरमेंट डाल दी कि मरना नहीं चाहिए, तो ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट के बाद आते हैं हमारे वो भूले हुए जहांगीर शाह के बेटे, और वो होते हैं आपके मोहम्मद शाह। जो जहांगीर शाह का बेटा आपका रहता कहाँ है, जेल के अंदर। सैयद ब्रदर्स ने बोला निकालो निकालो निकालो, जेल से निकालो, मुगल एम्परर का बेटा कैसे जेल में बैठा है, ही इज वन ऑफ द वेरी गुड वन, जिसको बनाया जा सकता है मुगल किंग। तो यहां पे हमको स्टोरी में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपके मोहम्मद शाह, और इनको नाम दे देते हैं हिस्टोरियंस मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला क्यों बोलते हैं इनको, ये बहुत ही रंगीले मिजाज के आदमी थे। 1719 से 748 तक के रहते हैं, रंगीन टाइप के, रंगीन मिजाज के आदमी थे। इसका मतलब ये डांस वांस किया करते थे, कत्थक के काफी अच्छे डांसर थे, कत्थक को काफी पेट्रोनेज मिला मोहम्मद शाह के टाइम पे। ये मतलब राजा ऐसे चोगा होगा पहन के टहलते हैं ना, एकदम सूट बूट पहन के, ऐसे नहीं, ये लोअर टी शर्ट में टहल रहे थे अपने राजघराने में। मतलब लोअर टी शर्ट नहीं, मतलब ऐसा कपड़ों में नहीं रहा करते थे। कोई डांस वांस कर रहे हैं लोग उनके कोर्ट में दिन भर, वो भी कूद दे रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, बढ़िया। तो चल रहा था जीवन अच्छा इनका। इसी के साथ यहाँ पे सैयद ब्रदर्स जो होते हैं, इनके लिए कॉन्स्पिरेसी। अब देखो मोहम्मद शाह जो है, भले कुछ भी हो, दिमाग तो था, रंगीला आदमी थे, तो क्या हुआ, इन्होंने बोला यार देखो सैयद ब्रदर्स जो मेरे को लेके आके बना तो दिए हैं राजा, बट आप देखोगे तो इन्होंने मेरे बाप को भी मारा, मेरे चाचा को भी मारा, तो दिक्कत तो है यहाँ। फारूखशियार को भी इन्होंने मारा, आंख वाँख निकाल दिया, जहांगीर शाह को भी फारूखशियार के साथ मिलके मारा। तो इनको लगा डर। अब आते हैं, एक नए ग्रुप की एंट्री होती है यहाँ। और जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पे 2 ग्रुप देख लिया हमने। ईरानी ग्रुप के जुल्फिकार खां मर चुके हैं, हिंदुस्तानी ग्रुप के सैयद ब्रदर्स का ताबड़तोड़ माहौल चल रहा है 2-3 राजाओं से। अब आते हैं एंट्री, ये जाते हैं तौरानी ग्रुप के पास, और तौरानी ग्रुप के कौन होते हैं उस टाइम पे, जो हेड होते हैं वो होते हैं निजाम उल मुल्क। ये निजाम उल मुल्क के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो भैया निजाम, आओ हमारे साथ,
और चलते हैं। सैयद ब्रदर्स बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ माहौल में है, इनको किया जाए खत्म। तो तौरानी ग्रुप के निजाम उल मुल्क बोलते हैं ठीक है साहब, हम चलते हैं सुल्तान और मारेंगे इनको। और निजाम उल बोलते हैं मगर मैं एक भाई को और बुला लेता हूं, एक से भले दो। तो ये अपने एक और भाई को बुलाते हैं, वो है बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। अब ये दोनों निपटा देते हैं सैयद ब्रदर्स को। अब कैसे निपटाते हैं सैयद ब्रदर्स को, तो इन दोनों में बहस होती है, भैया मारते हैं बड़े भाई को पहले फिर देंगे छोटे भाई को दा। तो यहां पे हमको फिर बड़े भाई बोलता है निजाम उल मुल्क, नहीं नहीं नहीं, हम मारेंगे पहले छोटे भाई को फिर मारेंगे बड़े भाई को। रीजन क्या था इसका, जो बड़ा भाई था वो हुआ करता था वजीर, मतलब प्रेसिडेंट हुआ करते हैं वैसा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये वजीर था पूरा जो अब्दुल थे, और मीर काजमी, मीर जाफर हुआ करते थे, मतलब मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे आपके हुसैन, सैयद हुसैन अली खान, हुसैन खान, ठीक है, छोटे भाई। तो ये बोलते हैं अगर बड़े भाई को पहले मारे तो छोटा भाई पूरा का पूरा मिलिट्री लेके आ जाएगा बड़े भाई के बदला लेने हमारे पास, तौरानीस के पास, और हमको मार देगा हम सबको। तो बोलते पहले खत्म करते हैं मिलिट्री कमांडर को, हुसैन को, छोटे भाई को। और इसको जब मारते हैं तो वहां पे मिलिट्री में बहुत केओस मचता है। तो ये हाथी में आते हैं हमारे कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, और बोलते हैं मैं मतलब मैं नहीं, मैं, ऐसा वो बोलते हैं हाथी के ऊपर बैठ के कि मैं ही हूं जिसने मरवाया है, टेंशन ना लो भैया, मैं हूं तुम्हारा किंग, मेरे अंडर ही काम करते हैं ये, और मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे थे। तो यहां ठंडा होता है बात, और इसके बाद निजाम ये जो अब्दुल हैं उनको भी मार दिया जाता है। यहां पे खत्म होता है आपका सैयद ब्रदर्स का खेल, और आ जाते हैं तौरानीज इन द सीन। तो हमने देख लिया तौरानीस को। अब इसके बाद कोको कोला के नशे में दिन भर रहा करते थे रंगीला साहब, और उन्हीं के टाइम पे एक इन्वेजन होता है बहुत जबरदस्त, और वो इन्वेजन होता है आपका नादिर शाह का। किसका इन्वेजन, नादिर शाह का इन्वेजन होता है। इसी पर्टिकुलर टाइम में निजाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क जो हैं ये लड़ते हैं किससे, नादिर शाह से। और निजाम उल मुल्क, और इसके पहले एक स्टोरी, बैक टू, लड़ेंगे बाद में, इन्वेजन के पहले की बात। अब जब तौरानी ग्रुप आ जाते हैं यहाँ पे माहौल में, किसमें, रंगीला के टाइम पे, तो रंगीला और जो आपके निजाम उल मुल्क हैं उनके ऊपर एक बहस होती है कोर्ट में। तो रंगीला बोलते हैं आप जाओ, किसको बोलते हैं, निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क बोलता है क्यों जाऊं, तो किंग बोलते हैं मेरे को मजा नहीं आ रहा है आप यहाँ मेरे कोर्ट वोर्ट में, मेरे को आपको नहीं देखना है रोज रोज, आप जाओ, तुम जाओ भाई तुम जाओ। तो निजाम उल मुल्क फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मैं दिल्ली में रहूंगा, मैं क्यों जाऊं। ये बोलते मैं बोल रहा हूं तो तुम जाओ। तो फिर निजाम उल मुल्क बोलते हैं ठीक है मैं देख लूंगा, तुम कहां भेजना चाहते हो मेरे को भेजो। तो जो आपके मोहम्मद ये आपके होते हैं कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, इनको एज अ गवर्नर ऑफ अवध बना के निजाम उल मुल्क को भेज देते हैं। और कुछ दिनों बाद इन्होंने 1722 के टाइम पे ये अवध को बोला था ना इन्होंने जाते टाइम, मैं देख लूंगा पछताओगे तुम, तो अवध को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और इसके बाद कुछ दिनों बाद 1724 में ये हैदराबाद को भी क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं मुगल साम्राज्य से। तो ये एक्चुअल में जो निजाम उल मुल्क थे वो पहले हैदराबाद के गवर्नर थे, बट उनको बाद में ऊपर जब आते थे तो भगा दिया गया था अवध के लिए भी बोल के, ठीक है, कि दिल्ली से नहीं, ये दो जगह को तुम देखते रहो करके। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिया। बट फिर आता है नादिर शाह का इन्वेजन, और यहाँ निजाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क दोनों मिलकर लड़ने के लिए जाते हैं नादिर शाह से। नादिर शाह जो इन्वेड करते, नादिर शाह क्यों इन्वेड कर रहे होते हैं, नादिर शाह इसलिए इन्वेड कर रहे होते हैं क्योंकि काबुल और उनका जो अफगानिस्तान का इलाका है, कुबेच का, उस इलाके में काफी केओस मचा होता है, वहां भी उनको अटैक उनके ऊपर लगातार हो रहे होते हैं सेंट्रल एशिया से, और वो इसलिए पुश होते हैं ईस्ट की ओर। तो ये यहां आते हैं इन्वेजन करने, पैसे चाहिए लड़ाई करने के लिए। तो जब ये यहां आते हैं तो एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ करनाल। और इस बैटल ऑफ करनाल में ही क्या होता है, देखो पहले आते हैं नादिर शाह और पहले अटैक करते हैं निजाम उल मुल्क के ऊपर। निजाम उल मुल्क हार जाते हैं और निजाम उल मुल्क इनको टिप देते हैं कि भैया जाओ दिल्ली पे लड़ाई करो, दिल्ली पे अटैक करो, पैसा बहुत मिलेगा। और यही आपने स्टोरी सुनी होगी, जो पिकॉक थ्रोन है, बैटल ऑफ करनाल को जीत के पिकॉक थ्रोन को ये लेके जाते हैं, जो बोलते हैं सोने की गद्दी। और इसी सोने की गद्दी में लगा होता है आपका कोहिनूर का डायमंड, ठीक है। तो ये कोहिनूर का डायमंड चला जाता है नादिर शाह के पास। और यही हम लोग को एक स्टोरी पता है कि बहुत ही खतरनाक दिल्ली का मसकर होता है, मतलब कत्लेआम होता है, जो 63rd डे होता है आपका नादिर शाह के इन्वेजन का। उसमें 20,000 लोगों को नादिर शाह दिल्ली में मौत के घाट उतार देता है। तो ये स्टोरी है आपकी नादिर शाह की, ठीक है। इसके बाद 78 का टाइम आता है, 1748 का टाइम आता है, और रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला, उनकी हो जाती है
डेथ। ठीक है, और इसी के साथ 1748 में ही आपके नादिर शाह की भी डेथ हो जाती है। नादिर शाह बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम मर रहे हो तो मैं भी मर जाऊंगा। तो ये दोनों हो गए अब खत्म, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं दोनों। इसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह बहादुर। कौन आते हैं? अहमद शाह बहादुर। ठीक है, इसके बाद पता है इनके बाद रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर आते हैं। और इसी टाइम पे कंफ्यूज मत होना, जब नादिर शाह मरते हैं तो उस इलाके में कौन आते हैं? अफगान के इलाके में जो आपके किंग बन के आते हैं वो भी अहमद शाह ही होते हैं, अहमद शाह अब्दाली। तो हमको ये याद रखना है, अब्दाली अहमद शाह दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्प्ररी थे। ठीक है, एक के नाम के पीछे अब्दाली था, एक के नाम के पीछे बहादुर था, तो दोनों एक ही टाइम पे रहा करते थे, लड़ाइयां एक ही टाइम पे हुई हैं इनके टाइम पे। अब अहमद शाह जो बहादुर थे वो लड़ाई वड़ाई करना चाहते नहीं थे, उनको उतना दिमाग में मजा नहीं आता था कि किंग विंग बनने का। तो इनकी मदर हुआ करती थी उधम भाई। कौन थी? उधम बाई। ये जो है एक क्विज थे, मतलब एक किन्नर थे, उनकी हेल्प से, वो किन्नर का नाम था जावेद खान। क्या था? जावेद खान। उनकी हेल्प से क्या किया करती थी? रूल किया करती थी इन द नेम ऑफ अहमद शाह। तो शी वॉज द क्वीन मदर उधम बाई। किसके टाइम? अहमद शाह बहादुर के टाइम पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावेद खान। इसके बाद इन्होंने कुछ दिन बाद एक वजीर क्या होता था? वजीर इज लाइक प्राइम मिनिस्टर ना, तो वो उनके नीचे रखते हैं कि हमारे लिए वो रूल करेगा। तो वजीर एक अपॉइंट करती हैं ये, इनका नाम होता है इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। और ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और इनका क्या कहना था कि एक ही किंग आज तक सबसे अच्छा मुस्लिम किंग बना है, वो है औरंगजेब, और सबको उसी के टाइम किंग बनना चाहिए। तो ये इमाद उल मुल्क को नहीं समझ आता है, ये जो अहमद शाह है ये भी कोको कोला वाले थे थोड़ा, तो इनका भी इनको समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। तो हम इमाद उल मुल्क बोलते हैं नहीं ठीक नहीं चल रहा है वजीर है, तो इनका आंख वाँख निकाल देते हैं, किसका? अहमद शाह बहादुर का, और इनको सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर बंदी बना के रख देते हैं। ठीक है, आंख वाँख निकाल के। इसके बाद ये जो आपके इमाद उल मुल्क है वो बैठाते हैं एक नए किंग को, और जो होते हैं आपके बेटे जहांदर शाह के। अब बेटा आ गया जहांदर शाह का, जो बेटे हैं आपके जहांदर शाह के, उनको निकाला जाता है, और बेटा जो होता है जहांदर शाह का आलमगीर टू, उनको दिया जाता है नाम आलमगीर टू। अब क्यों नाम दिया जाता है आलमगीर टू इनको? तो इनका जो मानना था इमाद उल मुल्क का कि इंसान को औरंगजेब टाइप होना चाहिए, औरंगजेब के टाइप ही क्या होना चाहिए? आपको एक किंग को होना चाहिए, क्योंकि ये गुड मुस्लिम थे, और इनका औरंगजेब का एक्चुअल में नाम आलमगीर हुआ करता था, तो इनको नाम दिया जाता है आलमगीर टू। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ औरंगजेब। और इन्हीं के टाइम पे फिर अहमद शाह अब्दाली के साथ अहमद भाई ये तो मर गया, ये अहमद शाह बहादुर, मगर अहमद शाह अब्दाली तो जिंदा है अफगान में। तो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है, और यहीं पे आपका अटैक होता है, जो हमने बहुत फेमस सुना हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, वो होता है आपका आलमगीर के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इसी में पर्टिकुलर बैटल में वजीर जो होते हैं इमाद उल मुल्क वो मर जाते हैं। नहीं, इसी बैटल में आपका अहमद शाह अब्दाली और इनके बैटल होता है। और इसके बाद आपको बता रहा था मैं कि आलमगीर टू की भी हरकतें थोड़ी इनको ठीक नहीं लगती हैं, ये बोलते हैं नहीं तुम ठीक मुस्लिम नहीं हो, गुड मुस्लिम नहीं हो। तो इमाद उल मुल्क जो है, इमाद उल मुल्क, ये फिर से मार देते हैं आपके आलमगीर टू को। ठीक है, आलमगीर टू को मार देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं शाह आलम टू। ठीक है, इनको बना देते हैं राजा। और इन्हीं के टाइम पे शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत, सबको पढ़ेंगे हम लोग, बैटल ऑफ पानीपत होता है, और बैटल ऑफ बक्सर भी इन्हीं के टाइम पे होता है। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1761 में होता है, और ये 1764 में होता है। ठीक है, ये बैटल ऑफ पानीपत किसके खिलाफ होता है इनका? तो मराठास के साथ होता है, मराठास के साथ, और मराठास बहुत हार्शली हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट किंग बनते हैं अकबर शाह टू। और अकबर शाह की एक स्टोरी इंपॉर्टेंट जो पता होनी चाहिए, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जो थे उनको राजा का टाइटल इन्हीं ने दिया था। अब हुआ क्या था कि राजा राम मोहन रॉय काफी एक सोशलिस्ट टाइप के आदमी थे, तो ब्रिटिशर्स इनसे जुड़े हुए रहते थे। तो राजा राम मोहन रॉय एक बार जा रहे थे ब्रिटेन की रानी से मिलने, तो अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं तुम रानी से मिलने जा रहे हो? राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं जी हाँ। तो फिर आपके अकबर टू बोलते हैं एक काम करोगे मेरा? बोले बिल्कुल बताओ। बोलते हैं यार जा रहे हो जब रानी के पास, तो उनको बोलना हमारा थोड़ा पेंशन वेंशन बढ़वा दें, सो दैट हम अच्छे से जीवन जी लें, राजा टाइप के थोड़े। तो बोलते हैं क्यों? मैं तो मिलने जा रहा हूँ किसी और काम से। बोलते हैं थोड़ा देख लो यार। तो ये बोलते हैं हम तुमको राजा का टाइटल देते हैं।
तो ये बोले ऐसे कैसे कोई किसी को राजा, हम तो राजा नहीं है, हम तो कॉमन मैन है। बोले हम राजा हैं, हम किसी को भी कोई टाइटल दे सकते हैं। तो फिर राजा राम मोहन रॉय मन में सोचते हैं तुम तो वैसे ही आधे राजा बचे, तुम क्या टाइटल दोगे, मगर ले लेते हैं टाइटल को और जाते हैं वो रानी के पास और बात भी करते हैं किसके लिए, इनके पेंशन को बढ़ाने के लिए, और इनकी पेंशन बढ़ा भी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए राजा का टाइटल दिया था इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को। फिर लास्ट हमारे किंग बनते हैं बहादुर शाह टू, और इन्हीं के टाइम पे आपका सिपॉय म्यूटिनी होती है एंड ही वाज द लास्ट किंग ऑफ ब्रिटिशर्स मुगल्स, और इनको आखिर में रंगून में बंद कर दिया जाता है और इनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ मुगल लेटर मुगल्स। इसमें नाउ वी कैन राइट सम ऑफ द फैक्ट्स, कुछ आपको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए अब एक एक करके ना हम लोग लिखते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे। मैंने अब एक स्टोरी समझा दी है आपको, तो इससे आपका एक बेस क्लियर हो गया है कि क्या कैसे। या लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर लिखने वाला सेक्टर इन नेक्स्ट क्लास। अभी आज के क्लास में आप थोड़ा स्टोरी को एब्जॉर्व कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा लिख लेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, एक क्लास में पूरा हम इसको लिख लेंगे सो दैट कि आपके पास एक नोट्स भी कंसोलिडेटेड प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, देखो बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहादुर शाह के टाइम पे काफी चीजें हुई, इनके टाइम पे, तो अब उसको क्या लिखते जाएंगे। अब मैं एक साथ नोट्स लिखा दूंगा ना तो 1 घंटा सिर्फ लिखना पड़ेगा आपको, फिर वो क्लास ऑनलाइन में बहुत ही बोरिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो 1 घंटा लिखने से अच्छा था मैंने क्या किया है, एक आपको टाइमलाइन समझा दिया है कि स्टोरी वे में कौन आया कहां से आया, अब सब क्लियर है। अब हम एक उठाएंगे राजा बहादुर शाह टूलेट से, एक पॉइंट लिखेंगे उसको समझेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे समझेंगे, तो नोट्स भी बनता जाएगा, बोरिंग भी नहीं होगा और आपको समझ भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस क्लास टुडे, लेट्स कीप इट इतना ही। अच्छा लगा होगा क्लास तो डीएम में, बहुत स्टोरी को मैंने एक नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश की, क्योंकि हिस्ट्री को यार समझाना बहुत टफ चीज है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स और चीजें, आप जब तक थोड़ा सा उसको लाइट नहीं लोगे थोड़ा समझ नहीं आएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर क्लासेस फॉर दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग द फैक्ट्स विच वी आर लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज क्लासेस गाइज।